तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश। नया टॉपिक होगा नॉर्मलता। क्या होगा? अच्छा, नॉर्मलता हम लोग पढ़ चुके, मोलरता, मोलरता पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मलता। इसका कक्षा 11 में आपने विशेष अध्ययन किया होगा। अब जैसे मैंने आपको बताई थी मोलरता, मोलरता में क्या होता है? किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। और किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। अब आपकी हेडिंग है नॉर्मलता, तो क्या हो जाएगा? किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। यानी किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित, नीचे जाइए, किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नॉर्मलता कहलाती है। उसकी क्या कहलाती है? अभी तक हम सेम यही परिभाषा तीनों में चलाते रहे। किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता, अगर किलोग्राम यहाँ कर दें तो मोल ललता। अब नॉर्मलता में क्या? किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यहाँ शब्द आ गया ग्राम तुल्यांक। क्या आ गया बेटा? बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है। ग्राम तुल्यांक क्या होता है? तो जैसे आप लोग मोलों की संख्या निकालते हैं, यानी मोल बराबर होता है ग्राम में भार बटे अणुभार, यही तो फार्मूला होता है। तो यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? क्या? ग्राम तुल्यांकों की अगर हम संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, ना कि तुल्य भार। नकल भी करिए अकल से, वहां पर इसलिए शॉर्टकट का इस्तेमाल किया गया। वहां लिखा गया है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर, यानी फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। ये फार्मूला आपका लगेगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए। अब हमें यही नहीं मालूम है कि तुल्यांकी भार क्या होता है। मुझे ये नहीं पता है कि तुल्यांकी भार क्या होता है। तो तुल्यांकी भार बराबर एक सिंपल सा फार्मूला होता है। तुल्यांकी भार बराबर पदार्थ का अणुभार बटे संयोजकता। ये मैंने आपको कॉमन फार्मूला बताया। कैसा फार्मूला बताया? कॉमन। वैसे अम्ल का तुल्यांकी भार अलग होता है, क्षार का अलग होता है, लवण का अलग होता है, समझाए नहीं? और आयनों का अलग होता है, लेकिन बात वही होती है, तुल्यांकी। समझाई नहीं? अब आ जाएंगे हम लोग जिस डिफिनीशन पर थे। ये तो हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज थी। ये हमारी क्या थी? एक्स्ट्रा नॉलेज। जो एक यहाँ शब्द आ गया था ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांक संख्या आप लोग समझ गए। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार बराबर समझ गए अणुभार बटे संयोजकता। क्लियर हो रही बात? अब हम बात करेंगे नॉर्मलता की। अब यहाँ पर नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। भाई अभी तक था मोल प्रति लीटर या मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि वहां पर था किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, उसकी मोलरता कहलाती है। यहाँ पर है किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित
ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। तो 1 लीटर में उपस्थित तो क्या हो जाएगा, मात्रक, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्लियर हो रही बात। नॉर्मलिटी को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अब फार्मूला आपका बन जाएगा नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में, या विलयन का आयतन लीटर में। इतना समझ आया। यदि विलयन का आयतन हम मिलीलीटर में ले जाएं, किसमें ले जाएं, तो 1000 का हम ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक। अब बेटा ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलय का भाग बटे। तो अगर हम इसको शॉर्टकट फार्मूले से लिखना चाहें तो नॉर्मलता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बटे तुल्यांकी भार। तो विलय का भार मैंने क्या ले लिया, स्मॉल w। तुल्यांकी भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E से। अब आगे आ गया आयतन लीटर में, तो आयतन हमने यहाँ किसमें ले लिया, लीटर यानी V। अगर इसी को हम और सॉल्व करें तो W बटे E गुणे V, और अगर इसको हम ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे तो आयतन किसमें हो गया, ml में। इसी को हम और सिंपल करना चाहें तो हो सकता है W बराबर ENV बटे 1000। ये आपका सूत्र, एक सिंपल सूत्र तैयार हो गया। समझाई नहीं, ये आपका एक सिंपल फार्मूला तैयार हो गया। क्लियर हो रही बात। तो नॉर्मलिटी को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, नॉर्मलता को मैंने बहुत अच्छी तरीके से सीखा। अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 80 ग्राम NaOH, क्वेश्चन लिखिए। 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर, NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। 500 ml विलयन बनाया गया तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। क्लियर हो गया बेटा। देखिए, जब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सवाल कहना क्या चाहता है। तो सवाल आपसे कह रहा है कि 80 ग्राम NaOH। बहुत पहले हम आपको बता चुके थे कि जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो लाय या विलयन। क्लियर हो रही बात। सवाल में कह रहा है 80 ग्राम NaOH, तो यानी स्मॉल w बराबर कितना हो रहा है, 80 ग्राम। ये क्या है बेटा, NaOH। क्लियर हो रही। और कह रहा है कि घोलकर 500 ml आयतन, यानी V बराबर कितना दिया गया, 500 ml, इतना दे दिया गया। आपसे नॉर्मलता पूछेगी। क्या पूछेगी, हमारे पास नॉर्मलता के लिए फार्मूला होता है, यानी मैंने अभी एक फार्मूला आपको दिया था, W बराबर ENV बटे 1000। लिख दिया। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा, W गुणे 1000 बटे EV। हमारे पास क्या नहीं है, E नहीं, E इक्वल टू तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले हम तुल्यांकी भार निकालेंगे। तुल्यांकी भार किसका, NaOH का। तो हम NaOH का तुल्यांकी भार पहले निकालेंगे। तो NaOH का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा NaOH का अणुभार बटे संयोजकता। तो हम सूत्र लिख देंगे NaOH का अणुभार बटे संयोजकता। क्लियर हुई बात। NaOH का हमें अणुभार निकालना है। फ्रांसी जी, NaOH का अणुभार निकालना आता है, नहीं आता है। चलिए देखिए, अगर हमें किसी का अणुभार निकालना होता है तो उसके परमाणु भारों को हम क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं।
तो सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, अगर इनको हम जोड़ते हैं कितना आ जाता है? 40 आ जाता है। तो NaOH का अणुभार कितना आ गया? अगर NaOH की संयुक्ता देखना चाहें तो Na आयन और OH आयन एक ही होगी। कितनी होगी? तो इसका तुल्यांकी भार भी कितना आ गया? 40 आ गया। तो हमें E कितना प्राप्त हो रहा है? तो हमें E भी प्राप्त हो गया। अब जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे? फार्मूले। तो हमारा जो सूत्र है वो देखो क्या बन जाएगा, N बराबर स्मॉल w 80 गुणे 1000 बटे तुल्यांकी भार कितना है? 40 और आयतन कितना है? 500 ml। तो सबको पता है 500 दूना कितना होता है और 40 दूना, तो N बराबर कितना आ गया? तो नॉर्मलता हमारी कितनी आ गई? 4 आ गई। क्लियर? कोई डाउट किसी को? चलिए अगला आपका हेडिंग होगा नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता एंड मोलरता में संबंध, दोनों में क्या रिलेशन है? शुरू करें। देखिए इधर आपके पास मोलरिटी बराबर क्या फार्मूला था? विलेय का भार बटे गुणे आयतन लीटर में, ये तो फार्मूला था। नॉर्मलिटी बराबर आपके पास क्या फार्मूला था? विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में, ये तो फार्मूला था। अब हम दोनों में क्या निकालेंगे? संबंध। समझाएंगे? तो दोनों में संबंध यानी इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण क्या मान लें? 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? नॉर्मलिटी बराबर W बटे E V लीटर में बटे मोलरिटी इज इक्वल टू W बटे M V लीटर में। तो इसमें जो काटने योग्य बात है वो आपके सामने है। W से हम क्या कर सकते हैं? W। V से हम क्या कर सकते हैं? अब हमारा बचा क्या है यहाँ पर? N अपान M इज इक्वल टू 1 अपान E बटे 1 अपान M, यही तो बचा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं N अपान M इज इक्वल टू M अपान E, लिख सकते हैं नहीं? भाई ये क्या होगा? उल्टे हो जाएंगे। ये वैल्यू आपकी 1/3 है, ये 1/M है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो M बटे E आ जाएगा। इतना आ गया। आगे देखते हैं हम N बटे M इज इक्वल टू, ये आपका क्या है? अणुभार बटे तुल्यांकी, समझे? तो इसको हम क्षारकता मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो ये आपका आ जाएगा N बटे M बराबर N, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं N बराबर N M, लिख सकते हैं। जहाँ पर कैपिटल N क्या है? नॉर्मलता, और कैपिटल M क्या है? मोलरता, और स्मॉल n क्या है? ये आपकी क्षारकता है, ये आपकी अम्लता है, समझे? ये आपकी क्षारकता भी है और क्या है? अम्लता भी। क्लियर हो रही बात? दोनों चीजें हैं। अब हमारे पास समस्या आ रही है कि हम क्षारकता और अम्लता कैसे निकालते हैं? क्षारकता और अम्लता कैसे निकालते हैं? तो हमेशा बेटा अम्ल की क्या निकाली जाती है? क्षारकता, और क्षार की अम्लता, ठीक है। अम्लता और क्षारकता की जो वास्तविक परिभाषा होती है वो ये होती है कि जैसे कोई भी अम्ल है, किसी से जब क्रिया करता है तो कितने एंजाइम वो त्यागता है, ये उसकी क्षारकता कहलाती है। अम्लता क्या है? अम्लता निकाली जाती है क्षारों की। कोई भी क्षार जब किसी के साथ कोई रिएक्शन करता है तो कितने वो OH आयन को त्याग रहा है, वह उसकी क्या कहलाती है? अम्लता। यानी कि क्षारों की अम्लता, अम्लों की। क्लियर? एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम थोड़ा साइड में क्या लेंगे? एग्जाम्पल। जैसे आपका HCl है तो इसकी कितनी क्षारकता हो जाएगी? 1। जैसे आपका HNO3 है, इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? जैसे आपका H2SO4 है, इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2।
कितनी हो जाएगी बेटा? 2। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें NaOH तो इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी? 1। अगर हम बात करें MgOH का होल ट्वाइस, इसकी कितनी हो जाएगी? 2। अगर हम बात करें KOH इसकी कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर हो रही बात? सामान्य तौर से हम कह सकते हैं कि किसी भी अम्ल में जितने H होंगे वह उसकी क्या होती है, और जितने OH होंगे उसकी। लेकिन वास्तविक परिभाषा ये होती है कि जब कोई भी अम्ल किसी के साथ क्रिया करके जितने H आयन त्यागता है वह उसकी। क्लियर हो रही बात? ये कुछ उदाहरण आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहे हैं, ठीक है? हाँ, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन आपका होगा 2m H2SO4 2m H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात करो। टू एम H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात करो। हुआ प्रश्न? अब यहाँ पर जैसे 2m दे दिया गया, ये क्या है? मोलरता। आपके पास एक फार्मूला है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n इंटू m। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो नॉर्मलता बराबर क्षारकता गुणे मोलरता लिख कह सकते हैं। अब हमको नॉर्मलता निकालनी है। क्या निकालनी है? हमें क्षारकता नहीं मालूम। तो यहाँ पर H2SO4 है, तो H2SO4 अम्ल के लिए n बराबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ कितना रख सकते हैं? और ये कितना है? मोलरता, ये भी 2, तो कितना आ गया? तो n बराबर 4, यानी इसकी नॉर्मलता आ जाएगी 4n। कितनी आ जाएगी? इट इज वेरी सिंपल। चलिए लिखो, अगला प्रश्न लिखो आप, इसी में स्वयं लगाएंगे आप लोग। देखो 1m, प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? 1m क्वेश्चन है 1m NaOH 1m NaOH की नॉर्मलता ज्ञात करो। लग गया बेटा? आजा सचिन थोड़ा सा। ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। इसका आंसर आप लोग निकाल ही लेंगे, वेरी सिंपल है। यहाँ मोलरता 1 दी गई, NaOH की क्षारकता भी 1 होगी, तो नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या होता है? n गुणे मोलरता। क्षारकता से कितनी होगी? 1। मोलरता कितनी? 1, तो n बराबर 1। क्लियर हो गया? चलिए नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, मोल प्रभाज। क्या होगा? मोल प्रभाज। इसके न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। मोल प्रभाज, अंग्रेजी में इसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको आप लोग लंबी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तुम बनाना भी मत जिंदगी में एक्स। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, गणित वाले बच्चों को एक्स बहुत परेशान करती है, चाहे उनकी बोर्ड वाली एक्स हो या लाइफ वाली एक्स हो, दोनों परेशान करती है। बायोलॉजी वाले बच्चे फ्री होते हैं। चलिए मोल प्रभाज क्या होता है? देखिए मोल प्रभाज क्या होता है, तो डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का
किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक, घटक मतलब जिससे मिलकर बना है, किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। अब कोई भी अगर आपका विलेन है, कोई भी अगर आपका विलेन है तो विलेन में दो चीजें होती हैं। विलेन में क्या होता है? विलेय और विलायक। अब ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिसकी मात्रा कम होती वो विलेय, जिसकी मात्रा अधिक होती वो समझाई नहीं? बताओ बेटा, जैसे आपने शरबत कभी देखा है, पिया है? शरबत आपका पिया शरबत है? मैंने शरबत का आपने कहा पिया है, तो आई एम सॉरी, आपने कभी शरबत को देखा है? नहीं देखा। सचिन, आपने कभी शरबती को देखा है? शरबत देखा है। तो बताओ बेटा प्रांसी, शरबत में कौन विलेय कौन विलायक है? जल विलायक और कैसे आपने पहचाना? अच्छा, जो जिसकी सांसों में समा जाए वो विलायक। सिंपल सी बात है, जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा। अब जैसे आप और आपके बगल में आपका फ्रेंड बैठा है, तो इन दोनों को देखकर और बताइए कौन विलायक है कौन विलेय, कौन ज्यादा है कौन कम है? न तुम बताओ, बताओ बेटा। समझ गए आप लोग? यानी वो विलेय है, ये विलायक है। यानी जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है। ऐसे याद करिए आप, समझाई नहीं? और आगे सूत्रों के बारे में हम कल इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? विलेय विलायक समझ में आ गया?